हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 16 सितंबर 2020 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम लोग एनालिसिस करेंगे। बात करेंगे मॉनसून सेशन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में, और रिसेंटली इंडिया एंड चाइना के बीच में जो भी चीज़ें हुई उसके बारे में हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने डिटेल से कुछ चीज़ें बताई जिनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। यहाँ पर बताया गया कि भारत और चाइना के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट हो रहा है उन सब के बारे में उन्होंने कहा कि चाइना ने मैसिव डिप्लॉयमेंट किया। अगर हम थोड़ा सा ज्योग्राफिकली या मैप में इस चीज़ों को देखें तो इस रीजन पे जो ये पेंगोंग त्सो लेक वाला रीजन है, चुशोल वाला रीजन है, यहाँ पर इश्यूज हुआ दोनों के बीच में। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ, लेकिन इंडियन टेरिटरी यहाँ तक मानी जाती है। लेकिन चाइना ने यहाँ तक इसमें एक तरीके से कब्जा किया हुआ है इस वाले रीजन के अंदर, और इस पेंगोंग त्सो लेक पर सारा का सारा इश्यूज है नॉर्थ और साउथ फिंगर्स को लेकर। ठीक है, तो दोनों तरफ से ट्रूप्स जो है डिप्लॉय की गई है। तो इंडिया ने, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि यहाँ पर बड़ी संख्या में चाइना ने डिप्लॉयमेंट करा इस तरह के फोर्सेस को, ट्रूप्स को। लेकिन ऐसा बहुत पहले ऐसे मतलब रेगुलर बेसिस पर नहीं होता था, ये इस बार ही देखने को मिला एक मैशूट करने के लिए। और भारत की जो फोर्सेज है, भारत के ट्रूप्स जो हैं वो इस बात को इंश्योर करेंगे कि किसी भी प्रकार का जो मतलब इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी या हमारी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट ना हो, इसलिए हमने भी डिप्लॉय किए काउंटर एक तरीके से सिचुएशन में। और चाइना के जो मिनिस्टर हैं या हमारे मिनिस्टर, वो दोनों एक चीज़ को ज़रूर बोलते हैं कि दोनों कंट्री, चाहे वो इंडिया हो चाहे चाइना हो, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल्स के थ्रू बातचीत करेंगे और इस तरह का कोई एक्शन नहीं करेंगे जो प्रोएक्टिव हो, एक तरीके से एक दूसरे को उकसाने वाली चीज़ें जिसको बोल सकते हैं। तो अगर दोनों कॉन्टेक्स्ट में देखें, रिसेंटली संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर चाइना के काउंटर पार्ट से वहाँ पर उन्होंने बातचीत करी, और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स की बातचीत के बाद एक 5 पॉइंट्स का एक फॉर्मूला निकल कर आया जिसमें उनकी डिटेल हालांकि नहीं आई है, लेकिन ये बोला गया कि दोनों कंट्री एक दूसरे को इस मामले में सपोर्ट करेंगे। और इसके बाद हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि 1993 और 1996 के जो एग्रीमेंट्स हैं चाइना के साथ LAC पर पीस और ट्रैंक्विलिटी यानी शांति और स्थायित्व बनाने के लिए, इन सारे एग्रीमेंट्स को कहीं ना कहीं वॉयलेशंस किया है इस तरह के ट्रूप्स वहाँ पर डिप्लॉय करके। तो एज यूजुअल, क्योंकि हम अपनी सिक्योरिटी को लेकर कंफर्म या अपनी सिक्योरिटी को लेकर कमिटेड हैं, तो इन सब के लिए ज़रूरी है कि हमें भी अपने ट्रूप्स को वहाँ पर इंक्रीज़ करना पड़ा। दोनों कंट्रीज़ के बीच में अगर ट्रूप्स का विड्रॉ होता है, डिसएंगेजमेंट होता है, दोनों के बीच में पीसफुल रिलेशन बनता है, ये एक तरीके से बॉर्डर पर इश्यूज़ या जो स्टैंड ऑफ हमें देखने को मिल रहा है, अगर वो रिजोल्व होता है तब हम कह सकते हैं कि एक तरीके से नॉर्मलाइज होने की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन इसमें एक प्रोसेस है, इसमें टाइम लगेगा। इसके बाद ये वाली न्यूज़ ये ओपन नहीं हो रही है दुर्भाग्य से, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मेडिकल फर्टिलिटी है। ICMR ने ये कहा कि इंडिया के अंदर, या गवर्नमेंट ने ये कहा कि इंडिया के अंदर मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई जो वो सरप्लस है, उसमें कोई भी कमी यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। और भारत में कोविड-19 के केसेस 50 लाख प्लस हो गए हैं और ऑक्सीजन की डिमांड जो वो कंटिन्यू बढ़ रही है। और अगर हम देखें, रिसेंटली मध्य प्रदेश में एक न्यूज़ आई थी कि वहाँ पर कुछ पेशेंट कोविड-19 के उनकी डेथ हो गई थी क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर टाइम पे नहीं मिली। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ये इंश्योर करें कि ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर होती रहे, और क्योंकि ऑक्सीजन के लिए एक इम्पॉर्टेंट पिलर है हेल्थ सेक्टर के अंदर, अगर उसकी डिमांड या उसकी जो डिमांड कंप्लीट नहीं होगी तब एक इशू क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट ने, इंडिया ने जो पार्टिसिपेट किया अफगानिस्तान पीस टॉक के अंदर, उसमें कहा कि हम आपका वेलकम करते हैं और आप एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो बहुत मैं कहूँगा इम्पॉर्टेंट इस फ्रंट पेज की है। ये है, एक न्यू बिल इंट्रोड्यूस करने जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। किसके लिए? दिल्ली गवर्नमेंट और LG लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर्स को डिफाइन करने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट है, 1991 का एक्ट है, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे क्या है एक्ट वो। इसके अलावा इस बिल में प्रोविजंस किया जा सकता है कि और ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर, यानी एक तरीके से विवेकाधीन शक्तियाँ जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो पावर जो अलॉट की जा सकती है लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। अगर सबसे पहले 1991 का एक्ट को थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, तो
1991 में एक अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको 69th अमेंडमेंट बोला गया, और एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया था 239AA। ठीक है, ये आर्टिकल के थ्रू दिल्ली के अंदर एक इलेक्शन के प्रोसेस बनाया गया कि वहाँ पर एक असेंबली होगी, 70 सीट्स वहाँ पर अलॉट की गई, और 10% मिनिस्टर जो है वहाँ पर 10% जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स के मिनिस्टर बन सकते हैं। इसके अलावा 239 में जो डेजिग्नेट किया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर को, उन सब के बारे में बताया गया है। और 2018 में इसी से रिलेटेड एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई थी, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट के साथ जो इशू क्रिएट होते हैं, उनके डिसीजंस को लेकर इशू होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर इनको कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, और लेफ्टिनेंट गवर्नर उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस या दिल्ली गवर्नमेंट की एडवाइस मानने के लिए बाध्य होगा। तो उसके बाद एक बिल अब रिप्रेजेंट करने वाली गवर्नमेंट, और इसमें क्या होने वाला वो तो समझ लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एक मिनिस्ट्री है दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में, और कई सारी चीज़ें जो उसके अंडर आती हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर को इंक्रीज करने से रिलेटेड एक बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जिसमें द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2020, इसके अंदर जो 20 पेंडिंग बिल पड़े हैं उसी के तहत ये बिल का जो है कई सारे मेजर प्रोविजंस हो सकते हैं। हालांकि कैबिनेट में अभी इसका डिस्कशन नहीं हुआ है या उसको पास नहीं किया गया कैबिनेट्स में, उसके बाद ये जो है पार्लियामेंट के अंदर जा सकता है। इस बिल के अंदर जो प्रपोजल जो चेंज किए गए हैं वो ऑल इंडिया सर्विसेज और एंटी करप्शन ब्रांच, इन दो ब्रांच के जो डिसीजन होंगे वो जो है कहीं ना कहीं डिस्क्रिशन पावर जाएगी किसके पास, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। तो इससे एक बात साफ होगी कि दोनों के बीच में, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे पॉलिटिकली हो, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के खिलाफ यह हमें देखने को मिलेगी कि दोनों के बीच में पहले से बहुत सारा टसल इस मामले में है और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट के पास बहुत सारे राइट्स हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट राइट नहीं है, जैसे पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, ये 3 इश्यूज उसके पास नहीं है, सब्जेक्ट इसके पास नहीं है। ठीक है, और कई सारी चीज़ें सेपरेट हैं यहाँ पर, जैसे लोकल या रूरल लेवल पर इलेक्शन नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा मिनिस्टर्स के मामले में देखें तो और असेंबली या पार्लियामेंट के अंदर 15% तक मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट में केवल 10% तक बन सकते हैं। और एलजी के पास यहाँ और ज़्यादा पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दूसरे स्टेट। ठीक है, तो इस मामले में थोड़ा डिफरेंट है ये यहाँ पे। इसके बाद पेज नंबर 9 पे मैंने पहले ही बोला ये मानसून सेशन चल रहा है, और मानसून सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझने को मिलेंगे। तो रिसेंटली क्या किया गया उसके बारे में समझ, 2 बिल के बारे में डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली पास किए गए या उनमें प्रपोज किए गए या किसी एक हाउस द्वारा ये पास किए गए हैं। तो यहाँ सबसे पहले बात किया गया है न्यू पावर फॉर एविएशन रेगुलेशन। एविएशन रेगुलेशन से रिलेटेड एक बिल जो है प्रपोज किया गया था, और यहाँ पर जो हमारे एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने कहा कि इस तरह के चेंजेस नेसेसरी थे, किसके लिए, एविएशन सेक्टर के अंदर ग्रोथ के लिए। ठीक है, एविएशन मतलब एयरप्लेन या एयरक्राफ्ट सेक्टर बोल सकते हैं। तो इसमें बिल प्रपोज किया गया एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020, ये जो है पार्लियामेंट के द्वारा पास, लोकसभा के द्वारा पास किया गया, और ये एक तरीके से हीटेड डिबेट के बाद ये राज्यसभा के अंदर भी पास किया गया। अपर हाउस ने इसको वॉइस वोट से पास किया। अपर हाउस अगर एक वर्ड यहाँ पर यूज़ होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, कभी कभी ये वर्ड यूज़ होते हैं, उच्च सदन या निम्न सदन जिसको बोलते हैं। तो अपर हाउस का मतलब होता है राज्यसभा और लोअर हाउस का मतलब होता है लोकसभा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बताया गया कई सारे कंसर्न हैं। सबसे पहले हम बिल के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, और कंसर्न क्या है जिसके बारे में ओपोनेंट या अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी ने उठाए, उनके बारे में भी हम समझेंगे। तो यहाँ पर बताया गया बिल एक स्टेचुरी पावर देता है किसको, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी को, और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को। इसके अलावा ये चेंज इंपॉर्टेंट थे किसके लिए, सेक्टरी ग्रोथ के लिए। और इसके अलावा पेनल्टी जो है वो इंक्रीज़ कर दी गई 1 करोड़ तक, जिसमें एयरलाइन, एयरपोर्ट और एविएशन एंटिटी जो भी होंगी उनके ऊपर, अगर आप वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है वोलेट्स करते हैं। इसके अलावा जो भी शॉर्ट कमिंग्स थे एविएशंस के अंदर, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, यूएस हो, चाहे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशंस हो, फेडरल एविएशन अथॉरिटीज हो, उनके जो सेफ्टी और सिक्योरिटीज़ के जो स्टैंडर्ड है, पैरामीटर्स, उनको फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट जो है कमिटेड है। इन सब के अलावा ये नोटिफिकेशन जो होगा वो एक रोल को डिफाइन करेगा कि किस तरीके से रोल जो प्रॉपरली फंक्शन करेंगे। ठीक है,
इसके बाद जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, उनका एक मिक्स सा रिस्पॉन्स रहा। सबसे पहले उनका जो कंसर्न है वो है प्राइवेटाइजेशन ऑफ 6 एयरपोर्ट, जो प्राइवेटाइजेशन को दिए गए हैं अडानी ग्रुप को लेकर। उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं क्रोनी कैपिटलिज्म या एक तरीके से इनको पूंजीवादी चीज़ें करने की या एक तरीके से निजीकरण जैसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब इसके रिस्पॉन्ड में क्या कहा मिनिस्टर ने वो भी हम थोड़ा समझेंगे। इसके अलावा टीएमसी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने कहा कि एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को जो है वो आप उसमें चेंज कर दीजिए, लेकिन आप जो है एयर इंडिया की सेल मत करिए, यानी एयर इंडिया को कम्प्लीटली सेल मत करिए, उसको प्राइवेट सेक्टर को मत दें, ठीक है। इसके बाद हमारे जो एविएशन मिनिस्टर, उन्होंने कहा, क्योंकि जब पॉलिटिकल पार्टी या अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी क्वेश्चन पूछती है तो उसका आंसर भी वो थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल से मुझे लगता है दिया जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि आप हमारे ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि हमने प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण कर दिया एयरपोर्ट्स का, लेकिन 2006 के अंदर आपकी गवर्नमेंट ने दिल्ली एंड मुंबई को जो है प्राइवेटाइज किया गया था, जिसके अंदर 29,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था, ठीक है। इसके अलावा 2018 में जो ये 6 एयरपोर्ट का प्राइवेट हम कर रहे हैं या इनमें कुछ, लेकिन इसमें केवल 9% ट्रैफिक को ही ये इंक्लूड करता है, लेकिन जब आपने किया था दिल्ली एंड मुंबई में तब 33% ट्रैफिक के बारे में है। तो यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि प्राइवेटाइजेशन और क्लोजिंग डाउन इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। अगर उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होगा या निजीकरण का कुछ हिस्सा नहीं होगा तो ये एयर इंडिया हमें शायद बंद करनी पड़ जाए, क्योंकि ये काफ़ी लॉस में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर इन्होंने डिस्कस की हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बिल और है इसेंशियल कमोडिटीज़ बिल। ये जो है वो कहीं ना कहीं इसमें एक अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया और लोकसभा से ये बिल जो है पास हो गया है। दोनों हाउस से पास होना कंपलसरी है किसी भी बिल के लिए। और कुछ फाइनेंशियल बिल या जिसको हम कुछ इंपॉर्टेंट बिल होते हैं जो हम बाईपास कर सकते हैं, मनी बिल, सॉरी फाइनेंशियल बिल नहीं, मनी बिल खासकर, वो जो है वो डायरेक्टली जो राज्यसभा से केवल 14 डेज में उनको, अगर आप उसमें कुछ करते हैं, राज्यसभा को उसमें खास पावर है नहीं, तो लोकसभा में क्योंकि गवर्नमेंट की मेजोरिटी होती है, मेजोरिटी नहीं होगी तो बिल पास ही नहीं होगा, तो वहाँ से वो पास हो सकते हैं। लेकिन इसेंशियल कमोडिटीज़ बिल जो है वो लोकसभा के अंदर से पास किया गया। इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्ट है, 1955 के अंदर लेकर आए थे। कुछ कमोडिटीज़ को कहा गया था कि ये कंपलसरी रहेंगी, इसेंशियल रहेगी, और यूपीएससी ने कई बार ये सवाल पूछा है कि कौन कौन सी कमोडिटी जो इसेंशियल कमोडिटीज़ के अंदर आती है, कौन कौन सी वो चीज़ें जो इसेंशियल कमोडिटीज़ में है। तो आपसे पहला सवाल पूछ रहा हूँ कि इसेंशियल कमोडिटीज़ के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। तो इस बिल के अंदर क्या प्रपोजल दिया गया है, पहली बात तो रेगुलेट किया जाएगा जो प्रोडक्शन होता है, स्टोरेज है, मूवमेंट है, सेल है ऑफ सेवरल फूड स्टफ्स इंक्लूडिंग सीरियल्स, पल्सेस, एडिबल ऑयल्स, ऑनियन, यानी ऑनियन हो गया, जो कुछ अनाज हैं, दाल हैं, तिल, जो एडिबल ऑयल्स है, ठीक है, प्याज है, इन सब को डीरेगुलेट किया जाएगा। डीरेगुलेट का मतलब क्या है कि इनका जो प्रोडक्शन होगा, इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी, इनकी जो मूवमेंट होगी और सेल ऑफ सेवरल फूड स्टफ, इनको डीरेगुलेट किया जाएगा। रीजन इज़ दैट कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो डैमेज करती है एग्रीकल्चर सेक्टर को। लेकिन सवाल ये भी है कि बड़ी संख्या में फार्मर्स, खासकर पंजाब, हरियाणा, इस रीजन के अंदर जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं, एक तरीके से विरोध कर रहे हैं इस तरह की चीज़ों का कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर सकती है इस तरह की चीज़ें। तो ये बिल जो प्रोमुलेट किया गया है, ये बेसिकली एक तरीके से इसमें पहले ऑर्डिनेंस लेकर आई थी गवर्नमेंट, और ऑर्डिनेंस के बाद जो ये बिल इम्पोज किया जाएगा, या इसमें जो इस बिल को पास करने के बारे में डिस्कशन हो रहा है। लोकसभा से बिल पास हो चुका है, राज्यसभा में जाएगा, वहाँ से भी शायद पास हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ठीक मेजोरिटी है। इसके बाद ये कह सकते हैं कि इसमें रिटेल प्राइस जो सर्ज होगा 50% अबो, केवल कुछ कंडीशंस में ही इसमें जो है वो इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है, एक्सटर्नरी कोई सर्कमस्टेंसेस हो। अदरवाइज यहाँ पर रिटेल प्राइसेज में अगर 50% से अबो की लिमिटेशन रखी गई है, इम्पोज किया गया है, ठीक है। यानी जो नॉन पेरिशेबल है या 100% पेरिशेबल है, उनमें केवल ये लिमिट्स बताएगी, बाकी जो है स्टॉक की कोई लिमिट नहीं होगी। इसके बाद वर्ल्ड वाले सेक्शन में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जो जनरली हम डिस्कस करते हैं, वही न्यूज़ है। जैसे यूएई और बहरीन के साथ इजराइल के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन हुए हैं उसके बारे में वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे और वाइट हाउस में जो इनके बीच में एग्रीमेंट होगा साइन किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद
WTO और WTO ने कहा कि यूएसए और चाइना के बीच में जो ट्रेड वार, टैरिफ वार चल रहा था, उसके खिलाफ चाइना ने कंप्लेन की थी। किसके खिलाफ? यूएस के खिलाफ WTO के अंदर। और WTO में इन सारी चीज़ों को लेकर कहा कि यूएस का कहीं ना कहीं इसमें फॉल्ट है। और यूएस ने एज यूजुअल, अगर यूएस को कोई क्रिटिसाइज करता है तो यूएस वहाँ पर क्या करता है, उन्होंने उनको WTO क्रिटिसाइज़ किया कि इस तरह के जो एलिगेशन है कम्प्लीटली इनएडिक्वेट है, वो इनफेयर है। और यूएस इस टाइम में, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल या उनके टर्म को ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़, उन्होंने बहुत सारी एग्रीमेंट से, चाहे इंटरनेशनल कोई ट्रीटी हो सकती है, एग्रीमेंट हो सकता है, कोई एक तरीके से ग्रुप हो सकता है, उनसे कहीं ना कहीं पुल आउट किया है, जिसमें ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है, यूनेस आई थिंक पेरिस एग्रीमेंट है, और बहुत सारे ऐसे हैं, मैक्सिको और कनाडा और इनकी डील थी, उससे भी उन्होंने एग्जिट किया। तो बहुत सारी ऐसी डील है जिनसे उन्होंने अपने आप को एग्जिट किया, और इसीलिए वो अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग तरीके से चीज़ें को सोचते हैं कि उनको क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता। इसके बाद पेज नंबर 11 पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ छूट गई थी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर रिसेंटली क्या हुआ कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जो NSAs हैं, इन सब कंट्रीज़ की 8 कंट्री, उन सब के NSAs ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन भारत के जो NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, उन्होंने वर्कआउट कर लिया था संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की इस इंटरेक्शन से। क्यों कर लिया था? क्योंकि पाकिस्तान ने एक रिसेंटली पॉलिटिकल मैप शो किया था, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर और गुजरात का कुछ हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं उसने शो किया था। लेकिन भारत इस तरह के मैप्स को कभी सीरियस लेता नहीं, और इसकी कोई उसका एक तरीके से पॉलिटिकल ऑब्जर्विटी, इस तरह का एक वर्ड यूज़ किया गया कि ये कहीं ना कहीं फेक चीज़ें हैं, जिसका कोई रिलेशन नहीं है, या प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं है, इनका कोई लॉजिक ही नहीं है, बिना किसी लॉजिक के करें। तो उन्होंने कहा कि अगर इंटरनेशनल फॉर्म कोई रीजनल ग्रुप है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस तरह का मैप अगर आप शो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये SCO के रूल एंड रेगुलेशन का वियोलेशन। तो उन्होंने मीटिंग अपनी जो है बीच में ही छोड़ दी थी। ठीक है। इसके अलावा रशिया ने कोशिश करी कि भारत इस तरह की मीटिंग को ना करे, और रशिया ने कहा था, जो इस टाइम चेयर कर रहा है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, कि पाकिस्तान इस तरह के मैप को शो न करे। और उन्होंने कोशिश करी कि अजीत डोभाल जो वापस इसमें इंट्रैक्शन करें, लेकिन भारत के NSA जो इसमें नहीं आए। और यही कुछ चीज़ें हैं। अगर आप रशिया को थोड़ा सा इस टाइम ऑब्जर्व करेंगे तो रशिया एक अलग कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को देख रहा है, भारत के फेवर में भी नहीं और अगेंस्ट भी नहीं है इस टाइम पे। अगर रिसेंटली पाकिस्तान ने एक प्रपोजल दिया था UN के अंदर कि कुछ इंडियन को आप टेररिस्ट डेजिग्नेट करिए, और उसमें रशिया जो जनरली वीटो करता है हमारे फेवर में और दूसरी कंट्रीज़ के अगेंस्ट, अगर भारत के अगेंस्ट कोई आता है, लेकिन इस बार रशिया ने वहाँ पर ना तो वीटो करी, और कहीं ना कहीं ना ही हमारे फेवर में ना ही अगेंस्ट, यानी बहुत सेफ प्ले जिसको बोलते हैं वो कर रहा है। चाइना ने एज यूजुअल पाकिस्तान का सपोर्ट किया। 3 कंट्री परमानेंट मेंबर जो है US और फ्रांस और ब्रिटेन ने हमारे फेवर में वोट करा, और इसके अलावा कुछ नॉन परमानेंट मेंबर ने भी हमारे फेवर में वोट करा। तो हम वहाँ से हमारे कुछ परसेंट जो हैं, वो जो चाहता था पाकिस्तान को टेररिस्ट बना दिया जाए, वो ऐसी चीज़ें नहीं हुई। क्योंकि डिप्लोमेटिकली अगर हम देखें तो इंडियन फेयर ज़्यादा है, लेकिन रशिया के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी सी चीज़ें अलग कॉन्टेक्स्ट में जा रही हैं। इनको जियो पोलिटिकली जो चेंजेस हो रहे हैं उस चीज़ को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं, उसके बाद शायद इस संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी कहीं ना कहीं एक बायलैटरल इश्यूज़ को डिस्कशन करने के बारे में जो है ये कहीं ना कहीं वोलेशन भी है। अगर आप संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़ा समझेंगे तो उसमें साफ बोला गया है कोई भी बायलैटरल रिलेशन जो है इस रीजनल फॉर्म में डिस्कशन नहीं होगा, या उसमें उसकी वजह से डिस्टर्ब नहीं होगा। क्योंकि बायलैटरल रिलेशन की वजह से ही जो कई सारे ऑर्गेनाइजेशन उनकी सफलता उनको नहीं मिली है, जैसे सार्क हम कह सकते हैं, वहाँ पर पाकिस्तान इसी तरीके की चीज़ें करते हैं। और रिसेंटली जो सार्क की हमने कोविड-19 में मीटिंग हुई थी, उसमें भी पाकिस्तान ने यही किया। उनके पास केवल एक इशू होता है कश्मीर कश्मीर कश्मीर, इसके अलावा उनके देश में क्या हो रहा, दुनिया में क्या हो रहा, उसके अलावा कोई इशू उनके पास नहीं है। ठीक है। देखिए एडिटोरियल सेक्शन में हम केवल वही एडिटोरियल डिस्कस करेंगे जो कि न्यू होंगे और रिपीटेशन मोड में नहीं होंगे। ठीक है। तो हम हर एडिटोरियल डिस्कस नहीं कर सकते, ना तो इतना टाइम होगा और ना ही वो रिक्वायर्ड है, क्योंकि दिन भर में बहुत सारी न्यूज़ आती हैं जिनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। यूपीएससी में आपको केवल लिमिटेड और जो बार बार 50 दिन से रिपीट हो रही है, उसकी बहुत ज़्यादा रिपीटेशन की पॉसिबिलिटी है, उनको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
ठीक है, तो दो एडिटोरियल हम पढ़ेंगे आज यहाँ पर। पहला इल एडवाइज्ड मूव है और सेकंड आर्टिकल जो है वो वीनस से रिलेटेड है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इल एडवाइज्ड मूव, ये आर्टिकल किसके बारे में है? कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के बारे में। हालांकि हमने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी प्रशांत भूषण के केस के मामले में, लेकिन यहाँ पर एक अलग कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें समझने को मिलेगी। रिसेंटली क्या हुआ कि तमिलनाडु के अंदर नीट एग्जामिनेशंस को लेकर एक एक्टर है वहाँ पर, जिसका नाम है, एक सेकेंड, ये एक्टर है सूर्य। इन्होंने कहा था कि जब कोर्ट जो है वो वर्चुअल हो सकती कोविड-19 को लेकर, या उनको अपने कोरोना वायरस को सेफ्टी को लेकर जो चीज़ें हैं, अगर वो वर्चुअल हो सकती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू कर सकती है, तो नीट में जो एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं बच्चे, उनकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस प्रकार होगी। तो अब हुआ क्या है, मद्रास हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं SM सुब्रमण्यम ने, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ एक कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट केस को इनिशिएट करने की परमिशन हमें दीजिए। तो अब यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे कि क्या कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की डेफिनेशन प्रॉपरली क्या है, उन सब के बारे में बताइए। क्योंकि तमिलनाडु के अंदर अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स के सुसाइड का मामला बहुत हाईलाइटेड है, और बच्चों के अंदर MBBS में अगर वो फेल हो जाते हैं तो सुसाइड बहुत सारे बच्चे वहाँ पर कर रहे हैं, कंसर्न बहुत बड़ा है। और रिसेंटली हमने जब पार्लियामेंट का जो सेशन चल रहा है मानसून वाला, उसके अंदर भी इस चीज़ के बारे में देखा कि नीट एग्जामिनेशंस को लेकर और खासकर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को लेकर वहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल जो मेंबर हैं वो भी इस बात का विरोध करते हैं कि ये पहली बार सिचुएशन इतनी फेवर में नहीं है और इसके लिए एक अलग पॉलिसीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो इसके बाद यहाँ पर इन्होंने कहा, एक उन्होंने स्टेटमेंट रिलीज करी थी प्रॉपरली, अगर हम इनको देखें तो ये इन्होंने ये वर्ड बोले हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, अगर फियर की वजह से जस्टिस जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू कर रहे हैं, तो क्या बच्चों के अंदर वो डर नहीं है एग्ज़ाम का, या उनको एक तरीके से वायरस उनके अंदर इंटैक्ट करे या उनके अंदर बॉडी के अंदर चला जाए। तो इस चीज़ के बारे में कोर्ट ने कहा है कि जज ने जो है क्लेम करा है कि ये कहीं ना कहीं जजेस की जो डिवीज़न है, इंटीग्रिटी है, उनको कहीं ना कहीं वॉयलेशन करता है, उनको ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क उठाता है। लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट का, इस तरह का जो आप इस प्रपोजल दे रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिख रहे हैं कि इनके खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की एक तरीके से हमें परमिशन दीजिए, तो पहली बात तो जो दूसरे जजेज हैं वहाँ पर हाई कोर्ट्स के, उन्होंने कहा है कि इस तरह की चीज़ें मत करिए, आप इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये कोई ऐसा कंटेम्प्ट, ऐसा कमेंट नहीं है जिसमें आपकी इंटीग्रिटी और डिवीजन को ही क्वेश्चन मार्क किया गया हो। ठीक है। दूसरा, कहीं ना कहीं अगर आप इस तरह की चीज़ों को लेकर ये कहेंगे कि इससे हमारी इंटीग्रिटी को हर्ट हुआ है और पब्लिक के अंदर एक गलत मैसेज जाएगा, तो शायद कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का कोई मतलब ही नहीं होगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, और वही पब्लिक जो जिसको आप सोचते हैं कि इसमें उनकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, वही शायद आपके अगेंस्ट चले जाए या आपको इसको ऑब्जर्व नहीं करते, इसमें कुछ गलत नज़र नहीं आता। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी वो एक इम्पॉर्टेंट हो सकती है। इनके अलावा अगर हम बात करें 2017 के अंदर जो है एक सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर किसी भी कोर्ट को जो है इस तरह का इनिशिएट करना हो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का इशू, तो उससे पहले उनको परमिशन लेनी पड़ेगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। ठीक है, ताकि इस तरह के केस में रेयर से रेयर केसेस के अंदर ही इस तरह की चीज़ें हों। और जो टॉलरेंस की हम बात करते हैं, क्या जुडिशरी के अंदर टॉलरेंस है या नहीं है, इस तरह के कई सारे क्वेश्चन जो है रेज किए गए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि क्या कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है और लाइन क्या है कि किन वर्ड से कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होगा, और पब्लिक क्या बिल्कुल भी जुडिशरी को पॉजिटिव भी क्रिटिसिज्म नहीं कर सकती। ये सारे क्वेश्चन हैं तो जो हमारे सामने हैं और इसी के बारे में डिस्कशन किया गया है। इसके बाद सेकंड इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है सोलर सिस्टम के एक प्लेनेट के बारे में, वीनस के बारे में। बहुत ज़्यादा ये हाईलाइटेड इस टाइम पे है, क्यों है उसके बारे में पढ़ने से पहले अगर हम थोड़ा सा सोलर सिस्टम को देखें, अगर आप इस मैप को थोड़ा सा देखेंगे, इस फोटोग्राफ को देखेंगे, तो इसमें आप देखेंगे क्योंकि पूरे प्लेनेट सिस्टम में जो है वो सन के अराउंड वो एक तरीके से चक्कर काटते रहते हैं जितने भी प्लेनेट हैं। तो सबसे पहले सन के बहुत क्लोजेस्ट है मरकरी, उसके बाद जो है ये यहाँ पर आपको देखने को मिला वीनस, उसके बाद अर्थ, मार्स, और उसके बाद जो है बाकी प्लेनेट इसमें आते हैं। तो ये एस्ट्रॉयड जो बेल्ट है, जो मार्स और आई थिंक ये जुपिटर है, जुपिटर, इनके बीच में ये एस्ट्रॉयड बेल्ट रहती है। इसके बारे में भी यूपीएससी कई बार सवाल पूछती है। और क्योंकि जो अर्थ जो उसके क्लोजेस्ट में वीनस और मार्स, ये दो जो प्लेनेट आते हैं,
तो ये अब ये क्वेश्चन है विनस के बारे में, इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। सोलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ज्योग्राफी के अंदर भी, अगर आप पढ़ेंगे तो ये एनसीईआरटी की ही फोटोग्राफ है, आप इसमें ज़रूर देखेंगे, तो इसको ज़रूर पढ़ना। और एस्टेरॉयड बेल्ट जो इनके बीच में काम करती है, और इंटीरियर और एक्सटीरियर जो एक्सटर्नल ग्रह बोलते हैं, प्लेनेट बोल सकते हैं इन चीज़ों को, वो अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप इनके साइज़ को ही ऑब्जर्व करेंगे तो ये ग्रह बहुत छोटे नज़र आते हैं प्लेनेट एज कम्पेयर टू दीज, ठीक है। जुपिटर हो गया, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इस तरह के जो प्लेनेट हैं उनसे छोटे हैं। अब विनस के बारे में न्यूज़ क्या है, तो एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हुआ है किसके बारे में, इसके जो डेंस एटमॉस्फेयर है उसको प्रोब करने के बारे में, जो कि अर्थ का ये एक नेबरिंग प्लेनेट है। तो विनस जो है एक हॉटेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का, ठीक है। और ये जो है वो रिसेंटली एक अटेंशन इसको मिली है, लेकिन इसको एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि मार्स के मामले में जो है पूरी दुनिया अलग अलग ऑब्जर्वेशन करती है और बहुत सारे मिशंस भी हैं, लेकिन विनस इतनी अटेंशन नहीं मिलती जितनी एज़ कम्पेयर टू मार्स। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि इसका सरफेस टेम्परेचर है जो लगभग 460 डिग्री सेल्सियस है, और ये इतना अधिक होता है कि जो मेटल होते हैं जैसे लेड हो गया, ये इनको ख़त्म कर सकता है, इनको मेल्ट कर सकता है। इसके अलावा इसके अंदर बड़ी संख्या में कार्बन डाइऑक्साइड का हैवी एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा इस प्लेनेट के अंदर जो लाइफ है वो बड़ी हॉस्टाइल है, वो इतनी इजीली नहीं हो सकती, ठीक है। इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया गया है। पहली बात, ये अर्थ जैसा बिल्कुल रॉकी है, लेकिन यहाँ पर फिर भी जो है वो लाइफ को इतना हॉस्टाइल है, लाइफ में जो है उसमें उसकी पॉसिबिलिटी कम है। अर्थ की इसको सिस्टर प्लेनेट भी बोला जाता है, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है जिसमें वो विनस को बेसिकली ऑब्जर्व करेंगे। और यहाँ पर मिला इनको ये पता चला था कि इसके अंदर ओजोन के साइन मिले हैं। ओजोन जो है 3 ऑक्सीजन की एक एटम से बनती है, ठीक है, O3 जिसको बोलते हैं हिंदी में, इसका जो नेम दिया गया है O3। और आप लोगों को नीचे कमेंट भी करना है कि ओजोन जो है वो किस लेयर के अंदर मिलती है एटमॉस्फेयर में, वो आप नीचे कमेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया ओजोन से रिलेटेड ही चीज़ों के बारे में। एक और चीज़ यहाँ पर मिली है जो है फास्फाइन, एक कंपाउंड है ये फास्फोरस का एटम का, और 3 हाइड्रोजन एटम इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। यानी एक फास्फोरस होगा और 3 हाइड्रोजन एटम इसके अंदर इंक्लूड होंगे, तो ये फास्फाइन करके एक जगह यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि कुछ माइक्रोब्स मिले हैं बायोकेमिकल प्रोसेस के अंदर, और इस एटमॉस्फेयर जो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिच है, तो ये जो है जल्द ये इन चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन फास्फाइन की वजह से, जो कि लगभग 20 पार्ट्स पर बिलियन है विनस एटमॉस्फेयर के अंदर, कई सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्वेशन करने के बारे में या उनकी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में पता चलेगा, इसके सरफेस पे क्या चीज़ें हैं। इनके अलावा फॉस्फाइन एक जो है, अगर आप देखेंगे फॉस्फाइन के बारे में, तो ये सर्वाइवल कर सकता है एक्सट्राऑर्डिनरी केमिस्ट्री के अंदर भी और थर्मोडायनामिक्स के अंदर भी, ठीक है। बायोलॉजी और लाइफ, इन सब को एक रिलेट करेगा। यानी इस प्लेनेट के बारे में ऑब्जर्व किया जा रहा है कुछ मिशंस के थ्रू, और फास्फाइन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इन सब को ऑब्जर्वेशन करने के बारे में, ठीक है। एक स्टडी कंडक्ट करी गई है जिसमें इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो लेड कर रहे हैं, एस ग्रीविज, ये कार्डिफ यूनिवर्सिटी के हैं। उन्होंने अनाउंस किया था नेचर एस्ट्रोनॉमी के अंदर कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह के रिजल्ट जो हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल जो है टेलीस्कोप इन हवाई, उसके अंदर भी ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है फास्फाइन को एटमॉस्फेयर के अंदर। और जो अटैकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे फैसिलिटी है चिली के अंदर, उसके अंदर भी 2019 के अंदर इन चीज़ों को कंफर्म किया गया था। इससे पहले ये बोला गया कि बहुत सारे चैलेंज हमारे सामने आएंगे विनस की इस तरह के लेयर्स को ऑब्जर्व करने के लिए, विनस को स्टडी करने के लिए, चाहे वो एनवायरनमेंट रिलेटेड हो, चाहे वो वहाँ तक पहुँचने से रिलेटेड हो। इसमें बताया गया कि पहली बात तो हम लोग यहाँ पर बलून्स और ड्रोन्स के थ्रू जो है वो इसमें ज़्यादा ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम वहाँ पर लैंड करें, ठीक है। अगर मिशन अगर हम देखें विनस रिलेटेड, तो नासा और इसरो दोनों ने प्लान किया है। नासा ने जो वो नेक्स्ट ईयर लॉन्च करेगा, और इसरो जो है 2023 के अंदर इस तरह का मिशन लॉन्च कर सकता है। तो यहाँ पर बताया गया कि ये सेपरेटली मिशन होंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसके बारे में, इस प्लेनेट को जो है ऑब्जर्व करने के लिए, इसके डेंस एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए। लेकिन अगर कोलैबोरेशन दोनों के बीच में होता है तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें इसके बारे में एफिशिएंटली पता चलेगी। तो काफ़ी अच्छा एक आर्टिकल था, और कई सारी चीज़ें जो हमने पढ़ने को मिली, ठीक है। यहाँ पर विनस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, और बहुत सारे हमारे इसरो हो चाहे नासा, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन से हम बहुत सारी चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। तो आज इस द हिंदू न्यूज़पेपर में इतना ही।
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को शेयर करनी, बहुत सारे साथी जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम में इसको चेंज कर दिया जाए, वो पॉसिबल नहीं है, ये हिंदी में ही रहेगा जब तक एग्ज़ाम नहीं होता नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं, ना टाइम है इतना। और एडिटोरियल के मामले में कई साथी ये बोलते हैं कि आप सारे एडिटोरियल डिस्कस करो या टाइमिंग इसकी 1 घंटा रख लो, 40 मिनट रख लो, वो भी प्रैक्टिकल नहीं है। 30 मिनट्स के अंदर ही ये पूरा रहेगा, जितना हो सकता है मैक्सिमम करेंगे। कुछ आर्टिकल जो रिपीटेशन मोड में होंगे उनको क्विट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो फिर से रिपीट होते रहते हैं। तो ये यही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू ऑल, जय हिंद।